तेहरान के एक बंकर से निकले 16 कदमों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। ये 16 कदम सिर्फ एक इंसान के नहीं है, ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के वो कदम है जो सीधे वॉर रूम की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो कह रहा है कि अभी खेल बाकी है। वॉर रूम की स्क्रीन पर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नक्शा दिखना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए एक ओपन चैलेंज है। लेकिन क्या यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग है? मेरा नजरिया देखिए थोड़ा अलग है, गौर से देखिए। ये जंग दरअसल पुराने वर्ल्ड ऑर्डर और नए ब्लॉक के बीच की है। चीन का साइलेंट वार, जब अमेरिका बम गिरा रहा है तब चीन अपनी तिजोरी भर रहा है। अमेरिका आज भी मिसाइल कूटनीति में फंसा है, जबकि चीन ने दुनिया के 80% सोलर और ग्रीन टेक पर कब्जा कर लिया है। चीन जानता है अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो तेल $150 पार कर सकता है। अमेरिका की जनता सड़कों पर होगी, लेकिन चीन अपने 900 मिलियन बैरल के सुरक्षित भंडार के दम पर दुनिया की नई इकोनॉमिक धुरी बन जाएगा। रूस के लिए, पुतिन के लिए भी ईरान वो मोहरा है जो अमेरिका को इतना थका देगा कि यूक्रेन से लेकर ताइवान तक वॉशिंगटन की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ईरान कह रहा है कि उसे 48 घंटे नहीं 48 सालों से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इस बार खतरा स्ट्रक्चरल है। अमेरिका अब ईरान की सेना को नहीं, ईरान की सांसों को रोकना चाहता है। कज़विन का शाहिद राजाए प्लांट हो या नेका पावर स्टेशन, अगर इन पर आंच आई तो असर सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि कुवैत से लेकर रियाद तक दिखेगा। कुवैत ने पहले ही रेडिएशन लीक की चेतावनी जारी कर दी है। तो ये युद्ध अब सीमाओं से निकलकर आम आदमी की रसोई और बिजली के स्विच तक पहुंच गया है। तो क्या ट्रंप रात 10:30 बजे ऑलिव लीव्स, शांति का जैतून का पत्ता दिखाएंगे या फिर महाविनाश का बटन दबाएंगे? मुस्तफा के ये 16 कदम बंकर से बाहर निकलने का रास्ता है या फिर सीधे तीसरे विश्व युद्ध की खाई में गिरने का? अगले 20 मिनट में हम हर वो डेटा और हर वो वीडियो, हर धमकी आपके लिए डिकोड करेंगे जो आज रात इतिहास रचने वाली है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज रात दुनिया सोएगी नहीं। क्या बंकर से बाहर निकलने वाले हैं मुज्तबा? ट्रंप की धमकी के बाद मुज्तबा का माइंड गेम। मुज्तबा हमले का ऑर्डर देने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16। ईरानी मीडिया में मुज्तबा खामनेई के ये 16 कदम इस वक्त सुपर वायरल हो रहे हैं। ये वो वीडियो है जो ईरान के सपोर्ट वाले करीब हर सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ, रीपोस्ट हुआ और इसे कई लोगों ने शेयर किया। दावा यही किया गया कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का पहला वीडियो है। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। देखने से लगता है कि वीडियो को एडिट किया गया है। मुज्तबा की पुरानी फुटेज को वॉर रूम से जोड़ा गया, लेकिन मैसेज क्लियर है। वो जैसे ही वॉर रूम में जाते हैं, IRGC के कमांडर्स सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और फिर सामने की तरफ इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नक्शा दिखता है। ऐसा नक्शा जिस पर उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और यही कोऑर्डिनेट्स मिसाइल और ड्रोन के हमले के दौरान सिस्टम में इंसर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ट्रंप ने हमले की धमकी दी, उसी के बाद मुज्तबा की ब्रिगेड एक्टिव हो गई और ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी हो चुकी है। हमारी सेना ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो हम उसी अनुपात में जवाब देंगे। हमारी सेना उन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगी जो या तो अमेरिका के हैं या फिर किसी भी तरह अमेरिका से जुड़े हुए होंगे।
या जिन्हें ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहते, ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन ये आत्मरक्षा में किए गए फैसले हैं। ईरानी सरकार या सेना ने मुज्तबा को लेकर कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ यही मेंटेन करते आए हैं कि मुज्तबा एक्टिव हैं और लगातार युद्ध को लेकर निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि अभी तक मुज्तबा का कोई वीडियो मैसेज सामने नहीं आया। 12 मार्च 2026 को मुज्तबा के नाम से एक लिखित संदेश ईरानी टीवी पर पढ़ा गया। वो खुद कैमरे पर नहीं आए। 19-20 मार्च 2026 को मुज्तबा खामनेई का एक पुराना वीडियो जारी किया गया था। 5 अप्रैल 2026 को उनके हवाले से एक बयान आया कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमले जारी रखेगा। मार्च वाली वीडियो में मुज्तबा को टीचिंग करते दिखाया गया और अप्रैल वाले में वॉर रूम में, दोनों में ही उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति की पुष्टि नहीं होती। We've had total regime change. You know, the people there now are much more reasonable than the lunatics that you had in phase 1 and phase 2. They were lunatics. The people that we're negotiating with now on behalf of Iran are much more reasonable. You can call it what you want, but I call it regime change, and I think most people are giving us credit for that. The first regime was taken out. The second regime was taken out. Now the third group of people that we're dealing with is not as radicalized, and we think they're actually much smarter. हालांकि ईरान कहता आया है कि वो अब किसी लीडर नहीं बल्कि विचार से चलता है, और यही विचार जो 48 घंटे नहीं 48 साल से टिका है। ईरानी लोग अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी बाहरी डेडलाइन के आगे नहीं झुकते। हम धमकियों से डरकर समझौता करने वाली कौम नहीं है। जहां तक अल्टीमेटम और डेडलाइन की बात है, तो ईरान को 48 घंटे नहीं बल्कि 48 सालों से इस तरह की धमकियां और अल्टीमेटम मिलते रहे हैं। हमें पाषाण युग की धमकी दी गई तो ईरान के लोग उस वक्त भी शालीनता और सम्मान के साथ बात करते थे। अब मनोचिकित्सकों को इस बात का पता लगाना होगा कि दूसरा पक्ष इतना उग्र और विचलित क्यों है। This is not something that we will do it. ईरान को ये बातें इसलिए कहनी पड़ी हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया, हमारी शर्तों को नहीं माना, हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, तो फिर उसके पावर प्लांट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाए जाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने जिन पुलों को निशाना बनाया है, वो केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, बल्कि जनता के लिए जीवन की धमनियां थी। इन पुलों को तोड़कर दुश्मन ने आम नागरिकों की आवाजाही और उनके दैनिक जीवन को बाधित करने की कोशिश की है। अमेरिका जिस मदद का वादा करता था, उसका असली चेहरा इन टूटे हुए पुलों के रूप में सामने आया है। हालांकि ईरान इन धमकियों और हमलों से रुकने वाला नहीं है। हमारे इंजीनियर वैकल्पिक रास्तों और मरम्मत के काम में जुटेगी। रवंद आती साज़ी जनायत। सवाल ये है कि ईरान के सबसे ऊंचे पुल कराच को उड़ाने के बाद, 2 बार बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने के बाद, अब ईरान के पास पावर प्लांट है, ब्रिज हैं जो अमेरिका के निशाने पर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की नजर ईरान के पावर प्लांट, ईरान के वाटर प्लांट, ईरान के गैस फील्ड, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ईरान के अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हो सकती है। ईरान में कज़विन में शाहिद राजाए पावर प्लांट है, सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से एक। नेका पावर प्लांट है जो कैस्पियन सागर के पास स्थित मौजूद मुख्य ऊर्जा केंद्र है। अहवाज और खुजिस्तान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को एनर्जी देने वाले सब स्टेशंस पर पहले ही हमले हो चुके हैं। इससे पहले बार बार बुशर न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश हुई है और इसके चलते कुवैत को अपने नागरिकों के लिए रेडिएशन लीक तक की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी। पड़ोसी देशों में रेडिएशन लीक की सिचुएशन में चिंता या घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नजदीकी रिएक्टर कुवैत से 240 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर स्थित है और वो दूरी खुद ही ऐसे रेडिएशन लीक के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देती है।
क्योंकि इसका अधिकांश भाग कुवैत की सीमा तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में फैल जाएगा। फिर भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातों का पालन करना जरूरी है। ये सुनिश्चित करें कि आप घर के अंदर सुरक्षित हैं और किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। संक्रमण को अंदर आने से रोकने के लिए सभी खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दें। आगे के निर्देशों के लिए केवल आधिकारिक सोर्स से ही न्यूज़ फॉलो करें। हालांकि ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो फिर दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ईरान ने धमकी दी है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। शुरू से ही हमने ये ऐलान कर दिया था कि नागरिक ठिकानों पर किसी भी हमले का जवाब क्षेत्र में कहीं भी दुश्मन के हितों के विरोध कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी अभियानों के अगले चरण कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़े पैमाने पर चलाए जाएंगे, और अगर वो अपने नजरिए पर कायम रहते हैं तो उन्हें होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। ईरान का मकसद साफ है, अगर ट्रंप के ऑर्डर पर ईरान पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी, और इस बार हो सकता है हमलों की धार और ज्यादा हो। युद्ध की जमीन से निकला सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए 100 एलीट कमांडो और 12 जंगी जहाज ईरान की सरजमी पर उतार दिए, या फिर इस रेस्क्यू मिशन के पीछे एजेंडा कुछ और था, जैसा कि ईरान का दावा है। तस्वीरें बुशहर की हैं, जहां धमाके न्यूक्लियर प्लांट से महज 75 मीटर की दूरी पर हुए हैं। लेकिन असली खेल इस्फहान के आसमान में हुआ है, जिसे ईरान डिसेप्शन ऑपरेशन कह रहा है। ईरान का सीधा दावा है कि पायलट तो सिर्फ एक बहाना था। अमेरिका की असल मंशा इस्फहान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम को चुराना था। लेकिन यह मिशन फेल हुआ और अमेरिका को अपनी फजीहत छिपाने के लिए खुद अपने ही विमानों में आग लगानी पड़ी, ये उनका दावा है। और इसीलिए ईरान ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है, यूएसए कैन नॉट इन्वेड ईरान, यानी अमेरिका चाहकर भी ईरान पर जमीनी कब्जा नहीं कर सकता। देखिए, आगे युद्ध की बिसात पर फैसले भावनाओं और दावों पर नहीं होते हैं, आंकड़ों पर भी होते हैं। तो कचहरी में अब डेटा फाइल खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों का आप जमावड़ा देखिए, 50,000 का नंबर ये पार कर चुका है। ये 2003 के इराक आक्रमण के बाद सबसे बड़ी तैनाती है फोर्सेस की। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये संख्या ग्राउंड इन्वेजन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे सा है। अब एक तुलना और देखिए, महज 40 किलोमीटर की गाजा स्ट्रिप, इजराइल ने फिर भी 3 लाख सैनिक उतारे। 2003 में इराक को जीतने के लिए अमेरिका ने 2.5 लाख फौज उतारी। तो उस लिहाज से भी 50,000 सैनिक वो नंबर नहीं है जो अमेरिका को जमीनी सैन्य अभियान के लिए एज देता हो। भूगोल और आबादी के लिहाज से भी 9 करोड़ की आबादी और उबड़ खाबड़ पहाड़ों वाले ईरान को 50,000 सैनिकों के दम पर जीतना तो दूर, होल्ड करना भी नामुमकिन है। साफ है, पेंटागन के पास बम तो है, लेकिन ईरान की जमीन पर अभी मौजूदा ऑन ग्राउंड फोर्स के हिसाब से टिकने का दम नहीं। और अमेरिका की जनता युद्ध के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप साहब को अपने घर में घेर रही है, तो अमेरिका भी सीधे जमीनी लड़ाई में यूं उतर जाए, ऐसा नहीं है। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वो उसी बुशहर की हैं जिसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन इस बार धमाके की धुरी थोड़ी बदली हुई थी। अमेरिका और इजराइल के बारूदी हमले बुशहर में ईरान के सैन्य अड्डे पर हुए। एक बार फिर मशरूम क्लाउड जैसी आकृति नजर आई। लगता है इस बार फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इन्हीं धमाकों के बीच एक बार फिर ईरान का परमाणु प्लान, परमाणु पावर सेंटर स्टेज पर आ गया। सवाल है, बार बार बुशहर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या बुशहर के नाम पर अमेरिका बड़ी प्लानिंग कर चुका है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि बुशहर वही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हमले हुए हैं।
और IAEA अब ये कह चुका है कि इस बार जो हमला हुआ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर दूर था, यानी पावर प्लांट जद में आ सकता था और अगर ऐसा होता तो रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ सकता था। इस बीच IAEA चीफ का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी जिंदा है। Of this material is a lot, so even if you move part of it, you could still have amounts that would be enough to manufacture a few warheads. Basically, it's in Isfahan and there is also some in Natanz. But basically, the bigger inventory is in Isfahan. जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर बुशहर पर थी, पेंटागन में शायद एक बार फिर इस्फहान वाले सेंटर की चर्चा हो रही होगी, क्योंकि 5 अप्रैल को एक ऐसा मिशन अंजाम दिया गया जिसे लेकर अब अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ सवाल जन्म ले चुके हैं। क्या अमेरिका ने वाकई एक पायलट को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया? क्या अमेरिका के 100 स्पेशल कमांडो किसी और मिशन के लिए भी ईरान उतरे थे? क्या अमेरिका की स्पेशल एलिट टीम की नजर ईरानी यूरेनियम पर थी? क्या ईरान का संवर्धित यूरेनियम चोरी होते होते रह गया? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका का ये ऑपरेशन सिर्फ पायलट को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये धोखा था। ये ईरान के यूरेनियम को चोरी करने की साजिश थी। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हो सकती है। इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए एक डिसेप्शन ऑपरेशन यानी धोखे का अभियान था। हालांकि हकीकत यह है कि इस ऑपरेशन का परिणाम दूसरे पक्ष के लिए भारी विफलता के रूप में सामने आया है। अब ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स कुछ दिन से फ्लोट हो रही थी, जिसमें कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस बात की आशंका जता रहे थे कि अमेरिका एक स्पेशल बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन अंजाम दे सकता है, उसी को ईरान ने आरोपों की शक्ल दे दी। ये तक कहा गया कि ऑपरेशन फेल हुआ, अमेरिका की फजीहत हुई। हमारा मानना है कि ये खुदा की रहमत थी जिसने ईरानी राष्ट्र की मदद की। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रतिरोध, दृढ़ता और रक्षा का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक बड़ा अपमान और आपदा साबित हुआ है। दरअसल ईरान और अमेरिका दोनों के मिशन पायलट को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। ईरान कहता है कि अमेरिका का मिशन पायलट फेल हो गया, उसके कम से कम 12 प्लेन और ड्रोन खत्म कर दिए गए, जबकि अमेरिका दावा करता है कि चूंकि अमेरिकी तकनीक ईरान के हाथों न लगे, इसलिए उसने खुद अपने विमानों को, अपने हेलीकॉप्टर्स को जला दिया। जबकि ईरान कहता है कि अमेरिका को ईरानी जमीन पर उतरने की असलियत का अंदाजा हो गया। अमेरिका सेना ने अपने दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए हताशा भरी कोशिश की और 5 अप्रैल की सुबह तड़के कई दुश्मन विमान हमारे देश ईरान में घुस आए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी मोज़ैक डिफेंस प्लान की वजह से हमने सैन्य और सुरक्षा घेरा स्थापित किया। इसी के चलते 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत कई विमानों को निशाना बनाया गया और उन्हें इस्फहान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया गया। आपने ध्यान दिया, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने आखिर में इस्फहान का नाम लिया, यानी ये पूरा ऑपरेशन इस्फहान के आसपास था। इसलिए शक और ज्यादा गहरा गया कि क्या वाकई अमेरिका ने पायलट बचाने के नाम पर इस्फहान में मौजूद ईरानी संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं होती। ऐसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन में सीमित जानकारी शेयर की जाती है। इससे पहले अल जजीरा और CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था। 47 साल से वो कह रहे हैं कि सैंक्शन लगाओ, आर्थिक नाकेबंदी की, तेल नहीं बेचने दिया, लेकिन अब ईरान का तेल खरीदा जा रहा है। उन्होंने सिचुएशन का सही अंदाजा नहीं लगाया। अब पावर का बैलेंस हमारी तरफ शिफ्ट हो चुका है। हम उनके सैंक्शन, उनके कातिलाना हमलों और इस युद्ध, इन तीनों का जवाब दे रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो पावर है वो लॉजिक के आधार पर है, लेकिन वो ताकत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी लॉजिक को हरा नहीं पाए। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ये मिशन फेल होते होते बचा,
क्योंकि 2 प्लेन खराब हो चुके थे। रिपोर्ट कहती है तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन में शामिल 2 विमानों ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे दर्जनों कमांडो दुश्मन के इलाके में फंसने के कगार पर पहुंच गए। अमेरिकी विशेष बलों ने पायलट को तो ढूंढ निकाला, लेकिन जब वापस लौटने की बारी आई तो घुसपैठ में इस्तेमाल किए गए 2 MC-130J कमांडो 2 विमान खराब हो गए, उड़ने लायक ही नहीं रह गए थे। हालांकि जैसे तैसे पायलट को निकाला गया और शायद यूरेनियम को निकालने वाला मिशन अधूरा रह गया। वैसे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि यूरेनियम को छूने और उसे सुरक्षित करने के लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की टीम भी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है NDT यानी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स का। ये अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट टीमें हैं। इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब स्क्वाड कहा जाता है। इनका काम ही दुश्मन के परमाणु ठिकानों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। माना जाता है कि NDT दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो एक्टिव वॉर जोन में से भी न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल कर सकती है। इसके बाद है नेस्ट यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक सीक्रेट टीम है जिसमें टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि यूरेनियम को किस बक्से में और कैसे ले जाना है। सबसे पहले तो वो जो मिलिट्री सपोर्ट दे, यानी कि प्रोटेक्शन टीम, जिसमें डेल्टा फोर्स हो सकती है या नेवी सील हो सकती है। फिर जो टेक्निकल टीम है उसमें न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम, यानी कि वो लोग जिनके पास में NPT सूट यानी कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट होगा, जो उन्हें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर इनमें से किसी भी तरह के रेडिएशन से सेफ्टी दे सके। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर, इस तरह का एक एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के पास है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया था। और उसके साथ साथ फिर उनके पास कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, या तो एक अच्छा साइंटिस्ट या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ में होना चाहिए। और इसके बाद यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने के लिए एक हवाई एरिया को सिक्योर करना होगा। अगर आसपास कोई हवाई स्ट्रिप मौजूद नहीं है तो उसे तैयार करना होगा, ताकि पहले इसे हेलीकॉप्टर या दूसरे विमान के जरिए बेस तक पहुंचाया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए उसे अमेरिका ले जाया जाए। तो क्या 5 अप्रैल को ईरान में 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन इसीलिए आए थे? हालांकि पायलट वाले ऑपरेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरानी यूरेनियम को हासिल करना फिलहाल आसान काम नहीं लगता।